हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए जो संस्कृत के गद्यांश की व्याख्या आती है 4 नंबर में, उसका टॉपिक लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपकी हिंदी में गद्य की जो व्याख्याएं थी इम्पोर्टेंट, उनके 3 वीडियो डाले हुए हैं और बहुत सारे जो लेखक आपके गद्य खंड के हैं उनके भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। आज मैं नया टॉपिक, मुझे लगता है कि संस्कृत में कई सारे बच्चों को दिक्कत होती होगी, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट उसकी गद्य की व्याख्या है संस्कृत की, उनको आज समझाऊंगी। और इसी लेसन से रिलेटेड जो 2 नंबर के आपके संस्कृत के प्रश्न आते हैं उनको हिंदी का अर्थ समझ के कैसे ट्रिक के अनुसार उनको लिखना है कि आपको पूरा रटना ना पड़े। आइए टॉपिक पर आते हैं, देखते हैं। प्रश्न आपका आएगा टारगेट 2024 में आपकी यूपी बोर्ड का जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ा रही हूँ। अभी क्रम से व्यवस्थित कोर्स में नहीं पढ़ा रही हूँ, आगे आने वाले टाइम में मैं क्रम से पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं, महत्वपूर्ण गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये मैंने हेडिंग डाली हुई। आप प्रश्न देखिए आपका कैसा आता है बोर्ड में। निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इस तरीके से लिखा हुआ ये संस्कृत का गद्यांश मिलेगा पेपर में, और प्रश्न ऊपर आपका लिखा रहेगा निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ का मतलब होता है संदर्भ सहित। जैसे कि गद्यखंड की व्याख्याओं में हम बात कर चुके हैं, संदर्भ में आपको पाठ का नाम लिखना होता है, बट इसमें लेखक का नाम नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें लेखक का नाम नहीं होता है। गद्य और पद्य में जो हिंदी के पोर्शन है उनमें आपको लेखक का नाम भी लिखना होता है। इसमें सिर्फ आपको पाठ का नाम पहचान कर लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है। अब जो आपका ये टॉपिक है ये आपका देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 14, 10, 9, 8 और 5 इतने सारे सन में आपका आया हुआ है। तो आप खुद ही सोच लीजिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और जो भी आपका ये टॉपिक लिया गया है वो वाराणसी जो आपकी नगरी है उससे लिया गया। उसकी सुंदरता को देखती हूँ तो निश्चित बात है हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। हर साल यहाँ से या तो प्रश्न या फिर आपके जो भी गद्यांश की व्याख्या होगी वो आते ही हैं। आइए इसका अर्थ देखते हैं। निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले जब हम इसका उत्तर लिखेंगे आंसर राइटिंग में, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। अब संदर्भ का मतलब है कि इसको पहचानना है हमें कि किस पाठ से लिया गया है। तो वाराणसी देखकर ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो आपका प्रथमा पाठा है वाराणसी उससे लिया गया है। आइए संदर्भ में देखिए क्या लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, जब इस तरीके से पूरी पूरी लाइनों में ये चीज लिखी हुई होती है तो हम उसको संस्कृत की गद्यांश कहते हैं। जब श्लोक लिखा हुआ होता है तो उसको हम श्लोक कहते हैं, ठीक है। अब उसको हम पद के रूप में जानते हैं, जैसे कि हम हिंदी में देखते हैं। तो हम प्रस्तुत श्लोक इस तरीके से संदर्भ लिखते हैं। इसमें देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब देखिए मैंने ऊपर स्कोरिंग आपको बताई है 1 नंबर, 1 नंबर का आपका संदर्भ हो गया, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप इस जो गद्यांश दिया गया इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपकी जो व्याख्या की स्कोरिंग होगी वो 4 नंबर की होगी। मुझे नहीं लगता है 4 नंबर का जो प्रश्न आपका स्कोरिंग करने वाला है आपको इसको मिस करना चाहिए। आइए मैं अपनी भाषा में पहले इसको समझा दूं आपको किस तरीके से हमें इसका अर्थ निकालना है, फिर जो भाषा किताबी भाषा रहती है वो किस तरीके से उसकी राइटिंग करनी है, लिखना है, उसको मैंने आगे लिया हुआ है, वहां से हम समझेंगे। पहले देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी किसी जगह का नाम है, आप लोग जानते हैं। सुविख्याता का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी लिखती जा रही हूँ जैसे आपको इजी हो। सुविख्याता का मतलब होता है प्रसिद्ध, और प्राचीना का मतलब होता है प्राचीन, और नगरी आप जानते हो नगर को कहते हैं। तो आप किस तरीके से अर्थ इसका निकालेंगे। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या निकालेंगे, वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, यम विमल सलिल तरंगाया। अब ये शब्द यहाँ पे कम पड़ रहा था, देखो मैंने ये छोटा सा चिन्ह लगाया, इसका मतलब है ये आधा साथ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यम का मतलब यह
विमल सलिल तरंगाया की आप मीनिंग से याद कर लेंगे, जिसका मतलब है स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। जो गंगा जी में जल बह रहा है वो कैसा है? स्वच्छ जल की लहरों से युक्त है। तो इतने की ये मीनिंग क्या हुई? आपकी भाषा में स्पेलिंग क्या हुई इसकी? स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। तो बस आपको इतनी सी मीनिंग से याद करनी है। अब अर्थ देखते हैं। यम माने यह है, विमल सलिल तरंगाया, तो क्या कहेंगे? यह स्वच्छ जल की लहरों से युक्त। गंगा माने गंगा, कूले माने तट पर, स्थित माने स्थित है। यह है स्वच्छ जल की लहरों से युक्त गंगा नदी के तट पर स्थित है या गंगा के तट पर स्थित है। एक ही मात्रा लगी हुई तो सप्तमी विभक्ति चलेगी। मैं पे पर रामे एक ही मात्रा, इससे हम कारक विभक्ति चिन्ह से आपका मैं पे पर निकालेंगे। तो तट में तो होगा नहीं क्योंकि अंदर तो है नहीं है तट, ऊपर ही होगा। तो क्या होगा? गंगा के तट पर स्थित है। आई होप आपको और समझ में आ रहा हो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। आगे, अस्या घट्टाना वलयाकृति पंक्ता ध्वलाया चंद्रिकाया बहुरास्ते। अस्या माने इसकी, घट्टाना माने घाटियां। मैं लिख देती हूँ आपको, घट्टाना क्या मतलब होगा? घाटियां। वलयाकृति माने होता है घुमावदार। ठीक है, वलयाकृति क्या मतलब होता है? घुमावदार। इसकी भी मीनिंग लिख लीजिए, घुमावदार। ठीक है। पंक्तियां माने आप जानते हो पंक्ति लाइन को कहते हैं या पंक्ति। धवलाया का मतलब होता है श्वेत। चंद्रिकाया का मतलब होता है चांदनी में। बहुरास्ते माने सुंदर लगती है। क्या मतलब हो गया? इसकी घाटियां घुमावदार हैं, घुमावदार, पंक्ति में श्वेत चांदनी जैसी सुंदरता को धारण किए हुए हैं या सुंदर दिखाई देती हैं। ठीक है, इसकी घाटियां घुमावदार पंक्तियों में होने से श्वेत चंद्रमा की या श्वेत चांदनी के समान सुंदरता धारण किए हुए हैं या सुंदर दिखाई देती हैं। आगे, आगणित्या पर्यटका सुदूरेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता माने होता है अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, पर्यटक माने होता है घूमने के, जो आपके पर्यटक होते हैं बाहर से जो घूमने के लिए आते हैं विदेशी लोग। ठीक है, पर्यटका। सुदूरेभ्य का मतलब होता है बहुत दूर से। नित्यम माने रोज, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। अनगिनत पर्यटक दूर से रोज या प्रतिदिन या नित्य यहाँ आते हैं। ठीक है, आयंती माने आते हैं। अस्य घट्यानाश शोभा विलोकयमा बहुप्रशंति। इसकी घाटों की शोभा माने सुंदरता को, विलोक माने देखकर, बहुत प्रशंसा करते हैं। याद होगा पूरा? इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये आपका अर्थ हो गया। अब किस तरीके से प्रश्न आपके आते हैं? प्रश्न पूछा जाएगा आपका, निम्नलिखित का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। निम्नलिखित का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ससंदर्भ का मतलब है संदर्भ सहित। तो सबसे पहले आंसर में हमें इसको पहचान के, ठीक है, ये जो आपका पैराग्राफ है ये किस वाले पार्ट से संस्कृत से लिया गया है, तो सबसे पहले हम आंसर में डालेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में पाठ का नाम लिखना होता है, राइटर्स में होते नहीं है। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। फिर से देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश, ये आपका गद्यांश जैसा है क्योंकि किसी चीज के ऊपर बात की गई है। और अगर श्लोक होगा तो वो आपको 2 लाइनों में दिखाई देगा। तब श्लोक होगा तो हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से, या जो भी पाठ आपका होगा उससे लिया गया है। बट ये आपका संस्कृत का पोर्शन है तो ये गद्यांश है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा क्योंकि जो आपकी व्याख्या है वो आपकी, ये देख लीजिए, नंबर 1 + 3, तो इसका मतलब है 1 नंबर का आपका संदर्भ है और 3 नंबर की आपकी व्याख्या है। इस तरीके से 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला आपका प्रश्न है। आगे देखिए, जब आप ये इस तरीके से संदर्भ लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा इसमें। फिर अनुवाद में हम देखेंगे। अनुवाद में आपको ऊपर अपनी भाषा में समझा चुकी हूँ। अब सिर्फ जो किताबी भाषा है किस तरीके से उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है, वो मैं पढ़ के बता देती हूँ आप लोगों को। अनुवाद में, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली
गंगा के तट पर स्थित है, जैसा कि मैं अर्थ में आपको पीछे बता चुकी हूँ। गंगा के तट पर स्थित है, ये देख लीजिए, तट पर स्थित है। आगे, इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं, पर्यटक मतलब घूमने वाले, और उसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसा कि मैं आगे आपको अर्थ समझा चुकी हूँ अपनी भाषा में, वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है आप लोगों को कॉपी करने के लिए या समझने के लिए। आप आगे जो आपके प्रश्नोत्तर हैं संस्कृत के, वो नंबर 2 में प्रश्नोत्तर भी आते हैं। तो प्रश्नोत्तर किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है अंडरलाइन देकर, वो आपको पूरा तैयार नहीं करना है, बस एक एक शब्द जहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगे हुए हैं, बस एक एक शब्द आपको तैयार करना है। तो एक एक शब्द जब आप तैयार करेंगे तो कैसे तैयार करना है आप लोगों को। वाराणसी नगरी कश्या नद्या कूले स्थित, ये प्रश्न आपका 16, 15, 12, 11, 10, 8, 7 और 6 में ही पूछा गया। अथवा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, ये आपका 10, 8 और 7 में आया हुआ है। अब अर्थ देख लीजिए। वाराणसी नगरी कश्या नद्या कूले स्थिता, वाराणसी नगरी किस नदी के, कूले का मतलब होता है तट, पर स्थित है। अब इस दूसरे का भी अर्थ देख लीजिए, सेम है ये भी। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो दोनों प्रश्नों का आंसर एक ही लिखना होगा ना, क्योंकि अथवा में प्रश्न आया हुआ है, कितने सारे सामने रेगुलर आए हुए हैं। इस हिसाब से देखिए आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। अब जब आंसर में हम आंसर राइटिंग करेंगे तो बस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हम कॉपी कर लेंगे, इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे। बस इसका आंसर आपको लिखने के लिए एक शब्द लिखना होगा, वाराणसी, ठीक है। नगरी का नगरी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। कुत्र कश्या की जगह हमें जोड़ना है गंगाया, ठीक है। अब देखिए गंगाया लिखने के बाद नद्या कूले स्थिता अस्ति, ठीक है। तो जो भी आगे शब्द लगे हुए वो एजेड वैसे ही उतार दिए जाते हैं, बस एक शब्द उस प्रश्नवाचक शब्द की जगह हमें ऐड करना होता है। इस तरीके से आप इजीली संस्कृत के प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं समझकर। अब अगला प्रश्न की, अगले प्रश्न पूछ रहा आपसे, कस्या शोभाम अवलोक विदेशिका पर्यटक वाराणसी बहु प्रशंसति, किसकी शोभा को देखकर विदेशी पर्यटक वाराणसी की बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो किसको देखकर करते हैं, गंगा की जो घाटियां हैं उनको देखकर प्रशंसा करते हैं, जैसा कि हमने आगे अभी जो गद्यांश पढ़ा उसमें देखा था। तो कस्या को मंडलायन कर लेते हैं, ठीक है। कस्या शब्द की जगह ही तो लिखना है हमें, तो कस्या की जगह हम क्या लिख देंगे, गंगाया और घट्टाना। घट्टाना मतलब घाटों को, गंगा के घाटों को, ठीक है। गंगा की घाटों की शोभा को, तो देखो शोभा का शोभा उतार देंगे, अवलोक का अवलोक उतार देंगे, विदेशिका का विदेशिका उतार देंगे, पर्यटक का पर्यटक लिख देंगे, वाराणसी की वाराणसी लिख देंगे, बहुप्रसंदी की बहुप्रसंदी। तो आपको कितना सा याद करना पड़ा, गंगाया और घट्टाना, 2 ही शब्द तो याद किए आपने, आपका 1% तैयार हो गया, ठीक है। इतना पूरा कुछ नहीं याद किया जाता, बस ट्रिक से 2 शब्द जो होते हैं, वह संस्कृत में हमें विसर्ग और हलंत लगाना आना चाहिए, कहाँ विसर्ग लग रही कहाँ हलंत, और शुद्ध लिखना आना चाहिए। बस 2 शब्द आपको लगाना है कि किसकी सुंदरता को देख के जो विदेशी पर्यटक है बहुत प्रशंसा करते हैं, गंगा के घाटों को देखकर प्रशंसा करते हैं। तो गंगा की गंगाया होती है संस्कृत में, 2 विसर्ग लगा देते हैं, और घाटों की घट्टाना होती। तो ये आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए या मीनिंग याद होनी चाहिए, और आंसर इसमें आसानी से कर सकते हैं। 2 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे और 4 नंबर का, इस तरीके से आपके 6 नंबर का स्कोरिंग करने वाला ये प्रश्न है, और 1-2 नंबर का आप लोगों को श्लोक तैयार करना है। तो कितने नंबर हो गए, 8 नंबर। 2 नंबर के धातु रूप हो गए, 2 नंबर के संज्ञा रूप हो गए, 10, 2, 12 नंबर हो गए, ठीक है। इस तरीके से 12 नंबर की आपकी संस्कृत की व्याकरण रहेगी, और 2 नंबर की, हाँ 2 नंबर की संधि होंगी जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। हिंदी की ग्रामर मैंने पूरी करवा दी है, आप लोग वहाँ पर जाकर विजिट करिए, हिंदी व्याकरण पोर्शन लिखा होगा वहाँ पे, मैंने हाई स्कूल की पूरी ग्रामर करवा दी है। उसमें शायद बस एक जो समास आपका है वो रह गया है, वो किसी भी दिन में आपका वीडियो डाल दूंगी तो समास भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी मैंने सारी वीडियो तत्सम तद्भव पर्यायवाची बहुत सारी चीज़ें, मतलब हिंदी की जो ग्रामर है आपकी मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। आप चैनल पर विजिट करके उसको खोज सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने संधि भी बहुत ट्रिक से पढ़ाई हुई है, आप संधि को भी जाकर देखिए किस तरीके से आपको एक ट्रिक से 5 संधियाँ तैयार हो जाएंगी, जो स्वर संधियाँ आपकी हैं। अब चलिए आगे 2 प्रश्न और मैंने लिखे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं।
प्रश्न देखिए, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय सन्ति। 10, 8 और 7 में प्रश्न पूछा गया था। फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न है, वाराणस्या विश्वविद्यालय, एक मिनट, वाराणस्या कियंता विश्वविद्यालय सन्ति। ये कियंता मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो अर्थ क्या हुआ, वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। अस्ति का मतलब होता है एक है, अस्ति का क्या मतलब होता है, एक है, ठीक है। और संति का मतलब होता है, इस तरीके से हम है लिखते हैं ना बहुवचन वाला, वो इसका जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना इज, तो इसका क्या हुआ आर। इस तरीके से समझ में आप लोग अच्छे से आएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, अस्ति का मतलब क्या हो गया इज, संस्कृत में तो समझ आता ना आप लोगों को। और संति का मतलब क्या है आर। बहुत से जब होते हैं बहुवचन में तो आर का प्रयोग करते हैं, ऐसी संस्कृत में बहुत से जब होते हैं ना बहुवचन में तो हम संति का प्रयोग करते हैं। और जब एक होता है अस्ति, तो जैसे आप इंग्लिश में इज लिखते हो ना, तो वो एक वचन वाला ही है। ओके, आगे देखिए, ये दोनों प्रश्न आपके मैंने पढ़ दिए थे। अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह में हम निशान लगा रहे थे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। अब यहाँ कति में लगा लेंगे इस तरीके से, और यहाँ कियंता में लगा देंगे। तो वो क्या पूछ रहा है, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो देखिए, वाराणसिया का वाराणसिया उतार देंगे, ठीक है, या तो ये वाला उतार दो या फिर ये वाला, एक ही बात है। तो हमने वाराणसिया उतार दिया ये वाला, कति की जगह हमने लिख दिया त्रया। त्रया का मतलब होता है 3, ठीक है। त्रया का मतलब क्या होगा 3। विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय उतार दिया और संति का संति उतार। तो कितना याद करना पड़ा आप लोगों को, केवल त्रया, ठीक है। तो वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से संस्कृत पढ़ी जाती है। इसको रटा नहीं जाता है ना, इतना बड़ा कोई रट सकता है, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशिका किमर्थम वाराणसीम अगच्छन्ति। 2007 और 6 में ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया। जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न में वही इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, जो मुझे लग रहा है कि पेपर में आपके फंस सकते हैं। अब इसका अर्थ देख लीजिए, विदेशिका किमर्थम वाराणसीम अगच्छन्ति। विदेश का माने विदेशी किसके लिए वाराणसी में आते हैं। आगे देखिए, विदेशिका संस्कृतस्य अध्ययनाय वाराणसीम अगच्छन्ति। विदेशी संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी में आते हैं। देखो किमर्थम में अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है। तो विदेश का की विदेश का उतार देंगे, और किमर्थम में हम लिख देंगे संस्कृतस्य अध्ययनाय। संस्कृत के, रामस काकी के, षष्ठी विभक्ति हो गई काकी के, तो विदेशी संस्कृत के का लगाया मैंने, अध्ययन के लिए, अध्ययनाय ये पंचमी विभक्ति हो गई, ठीक है। अध्ययन के लिए, ठीक है। वाराणसी की वाराणसी लिख देंगे, अगच्छन्ति लिख देंगे। तो किमर्थम की जगह आप कितना याद करना है आपको, संस्कृतस्य अध्ययनाय, बस 2 शब्द याद करने हैं, संस्कृत के अध्ययन के लिए, ठीक है। विदेशी संस्कृत के अध्ययन के लिए वाराणसी में आते हैं। आगे देखिए, वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रमस्ति, अथवा वाराणसी कस केंद्र स्थलमस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। कस्या का मतलब किस, भाषा माने भाषा, केंद्र माने केंद्र, अस्ति माने है। तो वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। फिर अथवा हम दूसरा फिर पूछा, वाराणसी कस केंद्र स्थलमस्ति। वाराणसी किसका केंद्र स्थल है। तो आंसर में हमने क्या लिखा, कस की जगह आंसर जोड़ना है ना हमें, कस यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, कस की। ऐसे ही आप लोग याद करोगे तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे आंसर इसका। कस की जगह हमने अंडरलाइन दी थी। अब देखो, वाराणसी, वाराणसी का वाराणसी उतार दिया, किसका केंद्र स्थल है, भारतीय संस्कृति। आप संस्कृत भाषायश्च, अगर भारतीय संस्कृति आपको नहीं याद करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, सीधा लिखोगे वाराणसी संस्कृत भाषायस्य केंद्र स्थलम अस्ति। अगर इसको लिख देंगे क्योंकि भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा है केंद्र स्थल, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए आंसर में, वाराणसी भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, ये अर्थ हुआ इसका। वाराणसी संस्कृत, वाराणसी भारतीय संस्कृति का संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इन्होंने क्या पूछा, वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो हमने आंसर में दिया वाराणसी भारतीय संस्कृति के संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। तो हमें कस की जगह कितना जोड़ना है, ये भारतीय संस्कृति जोड़ना है और संस्कृत भाषायश्च का केंद्र स्थल है। आप लोगों को जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन आंसर समझाया और अर्थ बताया, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर एक बार में वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप इसको पॉज करके कई बार सुनिए, तो आपको थोड़ी सी संस्कृत में किस तरीके से याद करना है और कैसे अर्थ निकालना है
वो आपको इजीली आ जाए। अगर आप रट लेंगे तो संस्कृत में अगर एक भी मीनिंग आप भूल गए या आपने विसर्ग छोड़ दी या हलन छोड़ दी तो वो आपका जो आंसर होगा सही नहीं होगा, वो उसमें आपको मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे आप अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हो ना, तो मीनिंग्स का अर्थ अलग हो जाता है, तो उसमें आपको स्कोरिंग नहीं मिलेगी। ऐसी संस्कृत की जो मीनिंग्स है, अगर उसको आप सही से नहीं लिखेंगे, गलत लिख रहे हैं और आप कुछ का कुछ लिख रहे हैं, बना के लिख रहे हैं, तो वो उतने नंबर आपको नहीं मिलते हैं। इसमें संस्कृत में अर्थ एग्जिट निकालना आना चाहिए। आप गद्य का जो पोर्शन है हिंदी का, उसमें तो थोड़ा बहुत आप मन से बना के लिख सकते हो, बट संस्कृत में आप मन से बना के नहीं लिख सकते हो जब तक आपको संस्कृत अच्छे से समझ में ना आए, उसकी मीनिंग्स याद ना हो तब तक। तो आप जैसा मैंने आपको पढ़ने का तरीका आज बताया, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर रटने नहीं है, सिर्फ समझ के अंडरलाइन करके उनकी आंसरिंग करनी है। आई होप, मुझे विश्वास है आप लोग जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसको, उस चीज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं जो भी आपकी इम्पोर्टेंट व्याख्या होगी, ठीक है, उसका टॉपिक लेकर आऊँगी। और इसके सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को आज धातु रूप समझाऊंगी, किस तरीके संस्कृत में आपको 2 नंबर की स्कोरिंग करने वाला इस प्रश्न का आंसर देना है।